अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है आप तक डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स पहुंचाना और आपको डिसेबिलिटी जगत से अप टू डेट रखना और आपको डिसेबिलिटी जगत में हो रही हैपनिंग्स से अपडेट रखना। तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा, भारत के सभी लोग राहुल गांधी को दिव्यांग कहते हैं और उन्हें 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन भी दी जानी चाहिए। श्री सीपी सिंह ने इस इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। हालांकि उन्हें पेंशन की जरूरत नहीं है, मगर वो विकलांग लोगों की 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन के लायक है। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय राहुल गांधी को मानसिक रूप से असंतुलित समझता है। वो लोकसभा के अंदर कुछ कहते हैं और बाहर आते ही दूसरा ही सुर लगाते हैं। आसाम में एक बात बोलते हैं तो गुजरात में कुछ और ही कह देते हैं। बीजेपी एमएलए चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग खुद भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, श्री सीपी सिंह बीजेपी एमएलए के रूप में पिछले 6 कार्यकालों से यानी 1996 से कार्यरत है। वेस्ट बंगाल के विकलांग लोग आशा कर रहे हैं कि उनकी सीएम अभी विकलांग लोगों की परेशानियों को नजदीक से समझ पाएंगी। जी हाँ, बात हो रही है तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्हें हाल ही में एक घटना के दौरान चोट खानी पड़ी, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों से व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। हाल ही में उनके अभियान के दौरान स्टेज पर उनकी व्हील चेयर के हिसाब से काफी बदलाव किए गए। एक लंबा चौड़ा रैंप, डायस और स्टेज की हाइट में एडजस्टमेंट, एक स्मूथ कालीन और स्टेज के ऊपर कम से कम प्रतिभागियों की संख्या, जिससे व्हील चेयर के लिए ज्यादा जगह बन सके। ये सारे बदलाव सीएम के भाषण के स्टेज पर देखे गए। वहीं दूसरी ओर पिछले कई सालों से विकलांग लोग पूरे राज्य में ऐसे ही कुछ बदलाव की लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमेशा उन्हें निराश होना पड़ा है। सीएम ममता बनर्जी के व्हील चेयर के अनुभव पर कई विकलांग एक्टिविस्ट लोग अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। एक एक्टिविस्ट जीजा घोष का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे पोलिंग बूथ्स को ग्राउंड फ्लोर पर बनाने और विकलांग लोगों की पहुंच को बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये अमल नहीं किए गए। अब जब सीएम साहिबा व्हील चेयर पर कार्यभार चला रही हैं, तो उन्हें विकलांग लोगों के लिए अनुकूल वातावरण का महत्व समझ में आ जाएगा। जीजा घोष 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए मुख्य प्रचारक का काम भी कर चुकी हैं। एनआईपी नाम की एक एनजीओ की देबा ज्योति रॉय बताती है कि पोल बूथ तो छोड़िए ही, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई ऐसी फुटपाथ है जो बहुत संकरे हैं। इन पर व्हील चेयर वाले या दृष्टिबाधित लोग चल ही नहीं सकते। आशा करते हैं कि सीएम जी का ये अनुभव विकलांग लोगों के लिए अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगा। सिविलियन वेलफेयर फाउंडेशन के शुभा ज्योति मौलिक ने कहा कि सत्ता में रहने वाले लोग जब अस्थायी विकलांगता का अनुभव करते हैं तो वो हमारी रोजमर्रा की परेशानियों को समझ तो पाते हैं, लेकिन ठीक हो जाने के बाद इन अनुभवों का कोई नीतिगत परिवर्तन करने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखते हैं कि ममता जी का ये अनुभव कुछ बदलाव का कारण बनता है या नहीं। ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए और एक पारदर्शी ग्राहक मैकेनिज्म ODR विकसित करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा एक भीम UPI हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है।
इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब व्यक्ति विभिन्न शिकायतों का निपटारा इस हेल्पलाइन पर करवा सकेंगे। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से अपने मोबाइल से ही ग्राहक पेमेंट दूसरे खातों में भेज सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल यूपीआई पेमेंट करने की इजाजत देने वाला होना चाहिए और आपके पास लाभार्थी की यूपीआई आईडी या अकाउंट नंबर होना चाहिए। आइए आपको बता दें कि हेल्प डेस्क किन विषयों पर आपकी सहयोगी हो सकती है। पेंडिंग ट्रांजैक्शंस के लिए पेमेंट की जांच, ऐसे लेन देन के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है जो आपने प्रोसेस नहीं किया या जिसका लाभ लाभार्थी तक नहीं पहुंचा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आप मर्चेंट ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आपको यहाँ ये बता दें कि यूपीआई ऐप हेल्पलाइन के माध्यम से यूपीआई लेन देन में होने वाली दिक्कतों, अड़चनों, शिकायतों को ऑनलाइन ही हल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि फिलहाल HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के यूपीआई ग्राहकों के लिए इस सेवा की शुरुआत की गई है। जल्द ही पेटीएम पेमेंट बैंक और दूसरे यूपीआई धारक बैंक भी इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। फ्रेंड्स, 18 और 25 अप्रैल को ट्रू हैप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है दिस इज माई ऑटिज्म। दोस्तों, अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस का महीना माना जाता है। ऑटिज्म यानी आत्म केंद्रिता को बेहतर ढंग से जानने समझने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में ऑटिस्टिक लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि वो अपने वीडियो, कविता, भाषण, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, गीत और कला प्रदर्शन के साथ इसमें हिस्सा ले। प्रतिभागियों को अपनी एंट्री 22 मार्च 2021 से पहले भेजनी होगी। दोस्तों, दिस इज माई ऑटिज्म का उद्देश्य है ऑटिस्टिक व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें www.truehab.com पर या व्हाट्सएप करें 9491208645 पर और अपना एब्स्ट्रैक्ट आप भेज सकते हैं info@truehab.com पर। आइए सुनते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड टीकाकरण को लेकर कौन सी याचिका फाइल की गई है। दोस्तों, 1 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण के इस चरण में केंद्र सरकार केवल उन्हें शामिल कर रही है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या फिर 45 वर्ष आयु के ऐसे व्यक्ति जिन्हें कुछ कोमॉर्बिडिटीज है, उन्हें ही टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन अब नई दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के टीकाकरण की कोमॉर्बिडिटीज की सूची में गंभीर मानसिक बीमारी को भी शामिल किया जाए। पिछले साल जिन लोगों को किडनी, गुर्दे या दिल की बीमारी या फिर स्टेम सेल प्रत्यारोपण किया गया है, उन्हें प्राथमिकता से टीका दिया जा रहा है। एडवोकेट गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर की गई याचिका में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर स्थितियों को शामिल करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 में कहा गया है कि स्वास्थ्य का अधिकार मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति का वैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार के खिलाफ इस मामले में ये आरोप भी किया गया है कि सरकार ने मानसिक रूप से विकलांग लोगों को टीकाकरण से दूर रखा। साथ ही साथ ऐसे कई मानसिक रोगी हैं जिनके पास अब भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, जिसकी वजह से उनका टीकाकरण प्राथमिकता से नहीं हो सकता। इसीलिए एडवोकेट गौरव कुमार बंसल ने ये मांग भी की है कि वैक्सीन प्राप्त करने के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त को हटा दिया जाए। इस मामले में केंद्र सरकार, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय विशेषज्ञ को उत्तरदाता कहा गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। आपको बता दें कि वे बच्चे जो मेंटली चैलेंज्ड हैं या जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसे दुर्व्यवहार पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों, संस्थानों के कर्मचारियों को इस संदर्भ में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि मानसिक रूप से अस्वस्थता का सामना कर रहे बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार को रोका जा सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी एंड साइंस को दी गई है।
चेन्नई में शुरू हो गई है व्हील चेयर एक्सेसिबल टैक्सी सर्विस। फ्रेंड्स, व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक सुगम विकल्प नहीं है। स्कूल से पास आउट होने के बाद व्हील चेयर से बंधे कई युवा लोग जॉब करने में, इंटरव्यू पर जाने में और अपने सामाजिक जीवन का मजा उठाने में अक्षम हो जाते हैं। लेकिन चेन्नई में अब शुरू हो गया है एक अनोखा ट्रैवल सर्विस जो व्हील चेयर बड़े बुजुर्गों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। विद्यासागर के इस सर्विस का नाम है गेट गोइंग। गेट गोइंग की गाड़ी में हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से कोई भी व्हील चेयर व्यक्ति बड़ी ही सहजता से गाड़ी में चढ़ या उतर सकता है। इस गाड़ी में 3 व्हील चेयर्स के साथ 4 अन्य व्यक्तियों के बैठने की जगह बनाई गई है। इसमें पैसेंजर की सुरक्षितता का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही ड्राइवर्स को विकलांग लोगों की मदद के लिए खास तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9444398182 पर। आइए अब जानते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट में कोविड टीकाकरण को लेकर कौन सी गतिविधियां हुई हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले दायर की गई जनहित याचिका में कोविड के टीकाकरण के लिए विकलांग व्यक्तियों और उनके परिचारकों को प्राथमिकता समूह के रूप में शामिल करने की मांग की गई थी, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल ने प्रतिक्रिया देने के लिए 4 हफ्ते का समय मांग लिया। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने काउंसिल को और संवेदनशील होने और अगले शुक्रवार तक इसका निर्णय सुनाने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका में बताया गया है कि विकलांग लोगों में कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु का दर आम लोगों से ज्यादा होता है। कोविड-19 पैंडेमिक का विकलांग लोगों के जीवन पर लंबे समय तक असर देखा जाएगा। इसीलिए ये मांग की गई है कि टीकाकरण की कोमॉर्बिडिटीज की सूची को विस्तारित किया जाए और सभी विकलांग व्यक्तियों को तथा उनके परिचारकों को इसमें शामिल कर दिया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजों के 85 पदों की भर्ती के लिए विंडो एक बार फिर खोल दी गई है। वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर रजिस्ट्रेशन का लिंक एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है वे अब इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया का नोटिस जनवरी में जारी किया गया था और आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से 27 फरवरी तक चलाई गई थी, लेकिन इस विंडो को एक बार फिर खोल दिया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर इन लॉ और कम से कम 7 साल तक एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 35 से 45 वर्ष तक। फीस सामान्य वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी आदि के लिए फीस 1000 रुपए व दिव्यांगजन, SC, ST आदि के लिए फीस 550 रुपए रहेगी। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, जबकि उन्हें hcrai.nic.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। एग्जाम्स OMR शीट पर कराए जाएंगे, जिनमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए विजिट करें www.hcraj.nic.in। कोविड-19 के प्रभाव में स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन करना हो गया है मुश्किल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से लोगों की जिंदगी पर हुए गहरे असर की। इसमें शामिल है मुंबई के ऐसे 4 लोग जिन्हें पैंडेमिक के चलते अपने स्वास्थ्य को संभालना मुश्किल हो गया था। ट्रॉम्बे की नीना मेलारे को हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। उनके लिए लॉकडाउन का मतलब था डायलिसिस के सेंटर तक पहुंचने के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध ना होना। स्थानीय परिवहन ठप था। जब कुछ हफ्तों बाद बसें शुरू हुई तो उनमें भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि उसमें और खतरा नजर आने लगा। किडनी की बीमारी के मरीज को आमतौर पर इन्फेक्शंस का खतरा ज्यादा होता है। नीना ने बताया कि जब लॉकडाउन में वो कार से डायलिसिस सेंटर जाने लगी तो 5 किलोमीटर के रास्ते में उन्हें 2 बार रोका गया और 2 बार उनकी गाड़ी नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाई गई। ऑटिज्म से पीड़ित 17 वर्षीय याना दुबे को जब लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन से ऑनलाइन स्कूलिंग करना पड़ा तो इस बदलाव को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी।
याना की मां अनुराधा ने बताया कि याना को बाहर जाने, साथियों से मिलने, तैराकी और खेल खेलने की आदत थी, लेकिन लॉकडाउन के शुरुआती महीने में याना के लिए चिंता और निराशा बहुत बढ़ गई। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर याना अक्सर परेशान रहने लगी। याना ने अपनी 10वीं की परीक्षा इस साल जनवरी में दी है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। घर के अंदर ही सीमित रहकर किए जाने वाले कार्य संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस समय लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, पालघर की तेजस्विनी मोरे का TMH यानी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा था। तेजस्विनी की ट्रीटमेंट अप्रैल 2020 तक चलने वाली थी। लॉकडाउन के दिनों में तेजस्विनी के गरीब माता पिता को ये समझ में नहीं आ रहा था कि घर से 120 किलोमीटर दूर अस्पताल तक कैसे पहुंचा जाए। एम्बुलेंस काफी महंगी थी। इलाज के खर्च के साथ ही तेजस्विनी को सर्जरी करने के लिए भी कहा गया था। लॉकडाउन के चलते तेजस्विनी के माता पिता की नौकरी भी छूट गई। खेती करने के अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं बचा था। आखिरकार नवंबर में सायन हॉस्पिटल की सिफारिश से तेजस्विनी की सर्जरी पूरी की गई और आज वो अपनी मां के साथ मुंबई की एक चौल में रहती है, जबकि उसके पिता और भाई गांव में खेती संभाल रहे हैं। 3 वर्षों से क्लिनिकल डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित शायोनी दास गुप्ता के लिए लॉकडाउन का मतलब था प्रियजनों को खोने का डर, काम खोने का डर, पैसे और सेहत की चिंता और डिप्रेशन के आघात की चिंता। पैंड्रा की फ्रीलांस लेखिका शायोनी जब रोज कोविड के बढ़ते हुए मामलों का आंकड़ा देखती तो वो बेचैन हो उठती। शहर के मानसिक रोग तज्ञों ने भी बताया कि लॉकडाउन से पहले मानसिक रोगियों में जो सुधारणा देखी जा सकती थी, वो लॉकडाउन के समय में कम होती जा रही थी। शायोनी बताती हैं कि वो डर के साए में जीने लग गई थी और हर वक्त अपनी जॉब और सेहत को लेकर परेशान रहती थी। दोस्तों, कोविड-19 ने लगभग सभी की जिंदगियों पर असर किया है। इसने हम सभी की जिंदगी को एक से ज्यादा तरीकों से प्रभावित किया है। दिल्ली के छावला इलाके के गोइला गांव में 41 वर्षीय दीपक ने दुष्कर्म का आरोप लगने से खुदकुशी कर ली है। दीपक दिव्यांग यानी डिसेबल्ड हैं। दीपक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसकी मृत्यु के जिम्मेदार दीपक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती व उसके पिता हैं। दीपक ने अपने सुसाइड नोट में बताया है कि उसने युवती को 2 लाख रुपए उधार दिए थे। मांगे जाने पर युवती और उसके पिता ने उस पर झूठा आरोप लगाया है। दीपक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि जबकि दीपक और उस युवती के बीच संबंध दोनों की सहमति से बने थे। आपको बता दें कि दीपक अपनी मां छोटा देवी, जो कि 65 साल की हैं, के साथ अपने घर में रहते थे। पिछले गुरुवार वेंकटेश्वर अस्पताल से दीपक के अपनी कनपटी में गोली मारकर खुदकुशी कर दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। दीपक की मां ने बताया कि खुदकुशी वाले दिन शाम 4:30 बजे तक वे दीपक के साथ अपने घर पर थीं। जब वे नहाने गईं तो दीपक के कमरे से गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनकर जब वे भागी आई तो उन्होंने दीपक की कनपटी से खून निकलता देखा और दीपक को चारपाई पर बेसुध पाया। पड़ोसियों की मदद से वे दीपक को हॉस्पिटल ले गईं, जहां पर उसकी मौत हुई। पुलिस जब दीपक के घर छानबीन के लिए पहुंची तो उसके कमरे से एक तमंचा, खोखा और खून से सना कंबल और उसके साथ ही सुसाइड नोट पड़ा हुआ मिला, जिसमें दीपक ने लिखा है कि उसकी मृत्यु के जिम्मेदार उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती और उसके पिता हैं, जिन्हें दीपक ने 2 लाख रुपए उधार दिए थे। आपको बता दें कि युवती और पिता दोनों महावीर एन्क्लेव में रहते हैं। दीपक ने बताया कि जब उसने रुपए उधार मांगे तो उन्होंने उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की धमकी भी दी थी। इसके बाद उन्होंने एक चेक दिया जो कि बाउंस हो गया, जिसकी सुनवाई द्वारका कोर्ट में चल रही है। एक समाचार पत्र में छपे समाचार के मुताबिक युवती ने पिछले बृहस्पतिवार को दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और इस रविवार उसकी अस्पताल में मौत हुई।
कोलकाता में सास्वती गुहा बनेगी जलपाईगुड़ी जिले में चुनाव आयोग का चेहरा। दोस्तों, सास्वती गुहा राव जो जन्म से ही बोल या सुन नहीं सकती, विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में एक एथलीट और एक राष्ट्रीय कोच के रूप में अपना लोहा मनवा चुकी है। जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने सास्वती को एक स्पोर्ट्स आइकन के रूप में चुना है और अब सास्वती विकलांग मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में अपने मतदान के अधिकारों को समझने में मदद करेंगी। 40 साल की ये खिलाड़ी पूरे जिले का दौरा करते हुए साइन लैंग्वेज द्वारा लोगों से बात करके उन्हें मतदान का महत्व, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड की जानकारी भी देंगी। साथ ही सास्वती मतदाताओं को बताएंगी कि चुनाव के दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल को कैसे बनाए रखना है। रायकटपारा में रहने वाली सास्वती बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने हुनर के लिए जानी जाती है। 90 के दशक में उन्होंने विकलांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए थे। जलपाईगुड़ी जिले की जिला मजिस्ट्रेट मौमिता गुदारा बसु ने कहा कि वो हमारे अभियान का चेहरा बनेगी। चुनाव आयोग ने विशेष रूप से चुनौती वाले मतदाताओं को प्रोत्साहन दिया है और बूथ तक पहुंचने में असुविधा होने पर डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट्स का प्रावधान भी किया है। सास्वती गुहा रॉय ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम कर चुकी है। वो जिले भर में घूम के विशेष मतदाताओं को प्रोत्साहित करेंगी। अपनी प्रतिक्रिया में सास्वती ने कहा कि इस अभियान पर मुझे चुनने के लिए मैं प्रशासन के धन्यवाद मानती हूँ। लॉकडाउन के समय में आभासी सत्रों में भाग लेकर मैंने कई विकलांग खिलाड़ियों से बातचीत की है। जलपाईगुड़ी के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सामाजिक संगठन जिससे सास्वती जुड़ी हुई है। इस ऑर्गेनाइजेशन के सचिव श्री संजय चक्रवर्ती ने भी प्रशासन के इस फैसले की सराहना की है। दोस्तों, पिछले सोमवार को राज्यसभा में बात करते हुए खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने बताया कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने विकलांग खिलाड़ियों के लिए 13.73 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस विषय में उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार खेल राज्य की जिम्मेदारी होते हैं। फिर भी केंद्र सरकार ने अलग अलग स्कीम्स के द्वारा इसमें अपना योगदान पूरा किया है। खेलो इंडिया स्कीम्स जो 2016 में शुरू की गई थी, इसके तहत अब तक राज्य सरकार ने 13.73 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। 25 से भी अधिक पैरा खिलाड़ियों ने अभी तक 25 अगस्त से 6 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनमें से कई खिलाड़ी केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है। दोस्तों, जेईई की परीक्षा में सहभागी होने के लिए विकलांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का कोटा हमेशा खाली ही रह जाता है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने PWD कैटेगरी के लिए किए गए अपने विशेष प्रावधानों के बारे में बताया कि जेईई परीक्षा विशेष परीक्षार्थियों को अधिक समय देने का और स्क्राइब यानी पेपर लिखने के लिए किसी व्यक्ति का प्रावधान करने के लिए पूरा समय देती है। NTA की वरिष्ठ निदेशक साधना पाराशर ने बताया कि वे अधिनियम 2016 के तहत आने वाले सभी नियमों का पालन करते हैं और परीक्षार्थियों को कोविड-19 के चलते स्क्राइब की व्यवस्था करने हेतु अधिक समय भी देते हैं। NTA ने इस संबंधित आंकड़े तो जारी नहीं किए, लेकिन ये जरूर पता चला कि इस साल जेईई परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले लोगों में केवल 5 ही विद्यार्थी PWD कैटेगरी के थे। PWD श्रेणी में प्रथम आने वाले हरियाणा के विश्वदेव ने इस परीक्षा में 99.94% गुणों की प्राप्ति की है। इनके बाद 99.90% गुण प्राप्त करने वाले अर्णव खडगुलकर इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहे हैं। दोस्तों, एक न्यूज आ रही है रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली से, जहां के बच्चों ने एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश की है, भूमिका ट्रस्ट। ये ट्रस्ट इंक्लूसिव है। इसके जो ऑफिस बेरर हैं वो डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड हैं। उनका मानना है कि वो डिसेबिलिटी को लेकर लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं और एम्पावर करना चाहते हैं।
हाल ही में इस ट्रस्ट ने कोविड के इम्पैक्ट के ऊपर एक पैनल डिस्कशन रखी थी और आने वाले समय में उनका मानना है कि और ऐसी डिस्कशंस करवाई जाएंगी। काफी प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट उन्होंने बुलाए थे ताकि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए। इस ट्रस्ट का काम डिसेबिलिटी से रिलेटेड एडवोकेसी करना भी है, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी की बात हो। हमारी बात हुई जयंत से, जो कि फाउंडर है इस ट्रस्ट के। उन्होंने कहा कि हमारी जो विजन है वो इंक्लूसिव सोसाइटी को है और हम चाहते हैं कि समाज में इंक्लूजन हो और हम समाज की एम्पावरमेंट के लिए काम करते रहें। आइए सुनते हैं दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए लगने वाली महंगी दवाइयों और इनके खर्चों से जुड़ी एक रिपोर्ट। बेंगलोर के 10 वर्षीय विनीत को म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 की बहुत ही रेयर बीमारी है। इसके इलाज का सालाना खर्चा करोड़ों रुपए में आता है। लकीली विनीत की मां विद्या के प्रयासों की वजह से इस इलाज का खर्चा एक जापानीज कंपनी उठा रही है। आने वाले कुछ समय तक तो विनीत को ये महंगी दवाइयां मिलती रहेंगी, लेकिन भारत में मौजूद 96 मिलियन लोग जो ऐसी 7,000 से भी ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त है, शायद विनीत के जितने लकी नहीं है। भारत के पास दुर्गम बीमारियों के लिए कोई बजट नहीं है और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां ऐसे विकारों पर कवरेज प्रदान नहीं करती। धर्मार्थ कार्यक्रमों से भी कुछ ही मरीजों का इलाज हो पाता है। अगस्त 2019 तक टाकेडा कंपनी ने भारत के साथ साथ 13 देशों में 199 मरीजों की मदद की थी। वहीं पिछले 21 सालों में सैनोफी जेंजाइम ने भारत में 100 से अधिक लोगों को मुफ्त दवाइयां प्रदान की हैं। दुर्लभ बीमारियों में से केवल 5% बीमारियां ही ऐसी हैं जिनका इलाज संभव है। जिन बच्चों में ये बीमारियां हुई हैं, उनमें से कई बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन बाकी बचे मरीज दवाइयों को पाकर अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिसीज इंडिया ORDI के को-फाउंडर मिस्टर प्रसन्ना शिरोल ने बताया कि रेयर बीमारियों की रेयर दवाइयां भारत में बनाई ही नहीं जाती। फिर इन दवाइयों को पाने के लिए एक अन्य रास्ता है नैदानिक परीक्षण, यानी दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा लेना। लेकिन मुंबई की मामनिया पिछले 1 साल से अपने बेटे मोहिन को ऐसे प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए जूझ रही हैं। ये कहती है कि उनके बेटे की सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ने से पहले वो उसे दवाई देना चाहती है। भारत में 2017 में दुर्धर रोगों की एक रजिस्ट्री लॉन्च की गई थी, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र रही। वहीं यूएस में ऐसी दवाइयों पर संशोधन बढ़ाने के लिए ऑर्फन ड्रग एक्ट्स का प्रावधान किया गया है, लेकिन भारत में ऐसी कोई पहल नहीं है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और विस्तारित परिवारों के भीतर किए जाने वाले विवाहों की वजह से दुर्लभ बीमारियों की व्यापकता अधिक है। नवजात शिशु की जांच में भी ये बीमारियां सामने आ सकती है, लेकिन ऐसी जांच भारत में कुछ ही राज्यों में की जाती है। कंसल्टेंट क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट डॉक्टर मीनाक्षी भट्ट का कहना है कि भारत में आनुवांशिकी का अभ्यास करने वाले क्लिनिकल कंसल्टेंट्स की बहुत कमी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ये चित्र बदलता हुआ दिखाई देने लगा है। भारत में कुछ प्राइवेट लैब्स में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। ORDI के मिस्टर शिरोल ने कहा कि जल्द ही दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति में बजट का एलोकेशन भी हो सकता है। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आवर ओपिनियन सेगमेंट पर बात करने का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्टेट या उनके पास कोई डिसेबिलिटी न्यूज़ है तो वो मेरी ईमेल आईडी danish.mahajan88@gmail.com पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगर न्यूज़ ऑथेंटिक है तो उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आज हम बात करते हैं एक और पॉजिटिव न्यूज़ की। आज ये काफ़ी दिनों से हम मांग कर रहे थे कि फाइनली ऐसा होता हुआ हमें दिख रहा है। एक्चुअली बात ये है कि मराठी में एक मूवी बन रही है दृशांत। तो दृशांत मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं अभिजीत के जिंजाल।
तो वो पहली बार मूवी बना रहे हैं ब्लाइंड एक्ट्रेस को लेके, एक्टर और एक्ट्रेस, डबिंग आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस को लेके। उनका कहना ये है कि जब मैं सोच रहा था कि ये मूवी ऑर्गन डोनेशन के ऊपर है, कई सोशल मैसेजेस इसमें हैं, तो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के ऊपर कई मूवीज बनी हैं, इस बार मेरे माइंड में ये आइडिया है क्यों ना विजुअली इम्पेयर्ड को मूवी में लिया जाए। उन्होंने बोला ये एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन बहुत सफलतापूर्वक हमने इसको किया है। मुझे याद आता है कि जब हाईवे का एक एनकाउंटर हो रहा था तो स्पर्श मूवी की हम काफ़ी बातें कर रहे थे, तो तब हमारी डायरेक्टर मीनू सिंघवी जी ने उनसे सवाल पूछा था क्यों बॉलीवुड जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड को एज ए एक्टर कास्ट नहीं करता जब मूवी उनके ऊपर होता है, तो वो एक रियल पिक्चर दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला था शायद लोग नैरो माइंडेड है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जब प्रोड्यूसर बैक नहीं करते हैं, तो वो बहरहाल आज हमें सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। दृश्यांत मूवी सोशल मैसेज जैसा मैंने बताया कि ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, इसके साथ साथ और भी कई इसमें मैसेजेस हैं इस मूवी में। ये मूवी लिखी है अभिजीत की वाइफ हर्षा तिजारे ने, और एक टाइम ऐसा भी आया था जब बहुत सारे एक्टर्स छोड़ के चले गए, उन्हें कहीं और जॉब मिल गई या घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर उनको कास्ट फाइनल करने में काफ़ी टाइम लगा। इसमें अजिंक्य का जो मेन किरदार है वो हमिंदर अदा कर रहे हैं, और लगभग 10 सालों से ये प्रोजेक्ट उनका चल रहा था, और अब पोस्ट प्रोडक्शन के रूप में ये फिल्म पहुंची है और बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी। अब हम सबका ये एक मराठी मूवी है, रीजनल मूवी है, पहली बार ये फुल फीचर मूवी है जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, तो अब हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और इसे देखने जाएं, ताकि इनसे इंस्पायर होके बाकी लोग भी विजुअली इम्पेयर्ड जो एक्टर्स हैं या और डिसेबल्ड हमारे भाई बहनें हैं उनको मौका मिले इस इंडस्ट्री में और वो लोगों को सेंसिटाइज कर सके। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है। मुबारकबाद देते हैं अभिजीत साहब को और उनके फ्रेंड्स को। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को बैक करने से मना कर दिया था, तो तब त्रिपुर सिंह एक प्रोड्यूसर सामने आए, उन्होंने बोला कि मैं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करूंगा, और उनको ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा। तो उम्मीद है कि ये बॉक्स ऑफिस पर मराठा सिनेमा में ये छाएगी, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बाद में इसका और भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि बाकी लोग भी इन कलाकारों को सुन सकें, इनकी एक्टिंग को देख सकें। तो जिनको लैंग्वेज का स्ट्रेन है मराठी में, तो हम बहुत मुबारकबाद देते हैं पूरी टीम को, और उम्मीद यही करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेके बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और प्रोजेक्ट्स लाएंगे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। इस मूवी की शूटिंग ज़्यादातर गोवा में हुई है, तो बड़ी फैसिनेटिंग फिल्म होने वाली है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और नई स्टोरी के साथ, किसी और न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ, और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली ज्योति@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है।
हेलो श्रेया। हाँ सुने। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।